हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग आज के इस सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है आधुनिक भारत का इतिहास का, ठीक है। तो हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे 18वीं सदी का भारत, यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत जो है, उसका इतिहास जो 18वीं सदी से माना जाता है, ठीक है। 18वीं शताब्दी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। 18वीं सदी जो है उससे लगातार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, स्टेट पीसीएस लेवल हो, यूपीएससी लेवल हो, उससे 100% क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन में। हम लोग धीरे 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 मॉडर्न हिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और मैं यही कहूँगा, जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, और इसको जो है ना, आप सभी नोट डाउन करते चलेंगे। जैसे जैसे मैं बताता चला जाऊँगा, आप नोट डाउन भी करते चलेंगे, इसका नोट्स बनाते चले जाएंगे। तो जैसे लाखों रुपया देके, जो लाखों फी देकर आप लोग पढ़ते हो, आपको यहाँ बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आपको यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप यदि रेगुलर मेंटेन किए तो दावा के साथ बोल सकता हूँ, आपका हर जो भी एग्जाम में आप अटेंड करोगे, आपका अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन भैया बशर्ते आप सभी रेगुलर मेंटेन करना, और हमारे साथ जो भी हो आप बार बार रिवीजन करना, बस इतना ही करोगे तो 100% आपका सिक्योर है कि जो है ना, आप सही तरीके से एग्जाम लिख पाओगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन। जो देखिए, आज जो है ना 18वीं सदी का भारत को हम लोग देखेंगे। 18वीं सदी का जो भारत में क्या क्या घटित हुई थी, उसके बारे में तमाम चीज़ों को हम लोग देखते चले जाएंगे, ओके। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में जो है ना, जैसे कि मुगल साम्राज्य का दौर था, यानी कि अंतिम दौर था उसका, क्लियर। जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, उसके बाद जो मुगल साम्राज्य जो है ना, उसका विघटन यानी पतन होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो है औरंगजेब था, उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी हैं, अधिकारी आए, वो उतना योग्य नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य के जो है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन का काल मानना स्टार्ट हो गया, तब से माना जाता है। तो इसमें हम लोग आज के सेशन में जैसे कि 18वीं सदी का भारत को देखेंगे। देखिए, 18वीं शताब्दी को 2 भागों में बांटा गया है, क्लियर। आपसे ध्यानपूर्वक सुनिए, 18वीं सदी का जो है ना, भारत को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो 18वीं सदी का जो है, 18वीं सदी के पूर्वार्ध, 18वीं सदी का पूर्वार्ध को पूर्वार्ध के रूप में बांटा गया है, और एक जो है ना उत्तरार्ध के रूप में, ठीक है। अब पूर्वार्ध उत्तरार्ध के बारे में देखिए क्या कहता है। पूर्वार्ध मतलब बोले तो, जैसे पूर्वार्ध के बारे में, इसके बारे में देखिए, इसको समझिए कि पूर्वार्ध का मतलब क्या, कब से कब तक माना जाएगा। पूर्वार्ध 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध बोले तो 1700 से 1749 तक, ठीक है। 1749 तक का ये पूर्वार्ध काल माना जाएगा। 18वीं सदी का पूर्वार्ध काल 1700 से 1749, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, मैं पूर्वार्ध शब्द का यूज करूंगा, आगे बहुत सारी जो है ना रिपीट होगी, ठीक, क्लियर। तो ये पूर्वार्ध हो गया आपका 1700 से 1749 तक का। अब देखिए उत्तरार्ध, उत्तरार्ध 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 ये हो जाएगा आपका 1751 से 1800 तक, क्लियर। ये 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल माना जाता है, 1751 से 1800 तक। पूर्वार्ध बोले तो 50 के अंदर, और उत्तरार्ध बोले तो 50 के बाद, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग ये पूर्वार्ध के बारे में जानेंगे। 18वीं सदी का स्टार्टिंग में हम लोग समझेंगे, जो 1750 से पहले, यानी कि 1700 से 1749 के बारे में हम लोग इस जो है पूर्वार्ध के माध्यम से जानेंगे। उसके बाद जैसे होगा उसको उत्तरार्ध के रूप में हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करके बहुत ही सिंपल तरीके से और बेहतरीन तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। तो आज के सेशन में हम लोग पूर्वार्ध के बारे में देखेंगे। तो पूर्वार्ध में देखिए क्या कहा जाता है। पूर्वार्ध में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था 1707 ईस्वी में, वो पूर्वार्ध के अंतर्गत आ गया। जैसे मैंने बताया था 1700, तो इसमें 1707 आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे कि इसमें कहा जाता है, पहला टॉपिक हम लिखे हैं, जैसे आप हेडिंग सेम टू सेम हेडिंग डाल लीजिएगा, 18वीं सदी का भारत, उसका तो माइनर हेडिंग है 18वीं सदी का पूर्वार्ध। उसके बाद इसमें मेन टॉपिक जो है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात भारत का राजनीतिक दृष्टिकोण। मुगल साम्राज्य का जो विघटन जैसे 1707 ईस्वी में हो गया था, उसके पश्चात जो है भारत में जो ना पॉलिटिशियन प्रदेशन मतलब अप्रोच कैसे थी, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है सबसे पहला जो है इसको, जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, उसमें लगभग मुगल साम्राज्य 3 भागों में डिवाइड हो गया था। एक तो आपका उत्तराधिकारी के राज, एक विद्रोही राज, एक स्वायत्त राज के रूप में, क्लियर। उत्तराधिकारी राज, स्वायत्त राज और विद्रोही राज। अब देखिए, उत्तराधिकारी राज्य क्या होता है, विद्रोही राज्य क्या होता है, और स्वायत्त राज्य क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग उत्तराधिकारी राज्य को देखते हैं। उत्तराधिकारी राज्य मतलब क्या होता है। देखिए, उत्तराधिकारी का अर्थ है, देखिए उत्तराधिकारी का समझिए, जैसे कि आप सभी के दादा परदादा के जो भी धन है, जो भी जमीन है, जगह जमीन है, उसके जो नेक्स्ट जो ना अगला उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, आपके पापा। आपके पापा के बाद कौन बनेंगे, आप,
ठीक है। इस तरह से ये उत्तराधिकारी यहाँ राज्य बोला जा रहा है। तो मुगल साम्राज्य जो मुगल एम्पायर जो थी, मुगल राज्य जो था, उसका पतन के बाद, उसका विघटन के बाद जो है ना, ये नए नए राज्यों का जो स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश हो गया था, उसको ही हम लोग का उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता है। क्लियर। मुगल साम्राज्य जैसे ही पतन हो गया 1707 ईस्वी में, तो उसके पश्चात जो भी राज्य स्थापित होने लगे थे, जो भी राज्य सामने आने लगे थे, उसको उत्तराधिकारी राज्य कहेंगे। और विद्रोही राज्य जो विद्रोह कर रहे थे उसको हम लोग अदर तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उत्तराधिकारी राज्य में देखते कौन कौन से ऐसे राज्य थे जो उत्तराधिकारी राज्य के रूप में गठित हुए थे मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में। क्लियर। तो देखिए सबसे पहला राज्य आ जाता है आपका बंगाल। बंगाल राज्य जो है, देखिए ये बंगाल राज्य जो है, यहाँ पे जो है इस सेशन में ये बंगाल सब जो है, ये सब उत्तराधिकारी राज्य जो भी आएंगे, ये सब मध्यकालीन भारत में आएगा, माने मिडिवल हिस्ट्री में आएगा। तो हम लोग इसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग इसका झलक को देखेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कतें ना आई। ओके। वैसे मैंने बंगाल के बारे में संपूर्ण पूरा डिटेल्स के साथ एक एक करके जितने भी उत्तराधिकारी आए थे, जितने भी युद्ध हुए थे, जैसा प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध हो गया था, इलाहाबाद की संधि हो गई थी, और जो भी मीर कासिम, मीर जाफर है, अलीवर्दी है, सरफराज है, सिराजुद्दौला हो, जो भी उत्तराधिकारी बने थे, सारे के सारे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बंगाल के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया है 3 से 4 क्लास में, पूरा अच्छे तरीके से 0 लेवल से हाई लेवल तक की, ठीक है। तो मैं इस सेशन में जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको सिंपल जो जितना आपको समझ में आए, जैसे कि आपको दिक्कतें नहीं आए, उतना यो कभी बता रहा हूँ। जब मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होगी तो उस समय जो है इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स के साथ जानेंगे, और इसे मैंने अपलोड भी कर दिया है, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। क्लियर। जैसे कि देखिए सबसे पहला राज्य जो था बंगाल। बंगाल के बारे में क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले बंगाल जो है, बंगाल आपको मैं सबसे पहले मैप में दिखा दे रहा हूँ बंगाल कहाँ है। देखिए ये इंडियन मैप है। ओके। तो इंडियन मैप में देखिए ये है बंगाल, आपका ग्रीन जो कलर है आपको दिख रहा है बंगाल है। यहाँ पे मुगल एम्पायर है, ठीक है। यहाँ पे जितना जो क्षेत्र है ये सब में मुगल एम्पायर हुआ करती थी। क्लियर। तो ये बंगाल राज्य जो यहाँ पे आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये बंगाल है। ओके। तो यहाँ से जो है उत्तराधिकारी राज्य, जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था उसके बाद जो यहाँ पे मुगल साम्राज्य जैसे भी पतन हुआ था, उसके बाद बंगाल राज्य की स्टैब्लिश होने लगी थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखिए क्या कहता है। जैसे मुगल साम्राज्य का यहाँ पे जो मुगल था इस समय जो है ना, जैसे बंगाल राज्य के स्टैब्लिश हुए थे, ये 1717 ईस्वी में, क्लियर, 1717 ईस्वी में एक स्थापित राज्य हुआ, घोषित हुआ था। जो 1707 ईस्वी में जैसे मुगल औरंगजेब जो था, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, 1707 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। तो उस समय जो औरंगजेब जिंदा थे, जब जिंदा थे यानी कि 1700 ईस्वी में, पूरी 1700 ईस्वी में क्या किया था, औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को, मुर्शिद कुली खां एक दीवानी थे, ठीक है ना। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल को जो है ना अपना उत्तराधिकारी के रूप में इसको बंगाल में भेजा था कि आप बंगाल को देखो। तब तक ये औरंगजेब एक योग्य शासक था, तो उस समय जो है ये बंगाल पर उत्तराधिकारी जो है के रूप में आपको मुर्शिद कुली खां थे, मुर्शिद कुली खां थे। क्लियर। मुर्शिद कुली खां थे 1700 में, पूरा 1700 में जो औरंगजेब जो उसका अधिकारी मुर्शिद कुली खां को वहाँ का दीवान के रूप में घोषित किया था। उसके बाद 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात जब मृत्यु होने के बाद जो है ना मुगल साम्राज्य का विघटन होना स्टार्ट हो गया था। तो उसी दौर पे बंगाल राज्य का जो है ना जो दीवान था मुर्शिद कुली खां, इन्होंने क्या किया था 1717 ईस्वी में जो है बंगाल को एक अलग राज्य स्थापित कर लिया था। तब तक जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही ये बंगाल आया करते थे 1707 ईस्वी तक। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद जो है ना मुर्शिद कुली खां क्या अपने बंगाल को जो है ना स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए भरसक प्रयास करने लगे। तो 1717 ईस्वी में इन्होंने बंगाल राज्य की संपूर्ण तरीके से इसकी स्थापना कर दी। समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है आपका ये बातें हैं। उसके बाद देखिए ये 1717 ईस्वी में जब मुगल साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था वो फर्रुखसियर थे। क्लियर। तो फर्रुखसियर के शासनकाल में जो है मुर्शिद कुली खां ने बंगाल राज्य की स्थापना कर दी। ओके। मुगल साम्राज्य के औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इन्होंने बंगाल राज्य की स्थापना कर दी। अब देखिए बंगाल राज्य के बारे में यहाँ देखें मैंने क्या लिखा है उसको वो देखते हैं। क्लियर। इसमें मैं शॉर्ट में झलक सिर्फ दिखा रहा हूँ, उसके बाद आगे जो हम बंगाल के बारे में संपूर्ण तरीके से जानेंगे। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसने नजीम यानी कि सूबेदार की शक्ति भी उसने अपने हाथों में कर ली। जैसे बंगाल का जो स्थापना कर लिया तो वो सूबेदार के रूप में अपना नाम जो घोषित कर लेते, शक्ति अपने हाथों में कर ली थी। फिर वह बंगाल
का नवाब कहलाया। इस तरह से वो बंगाल का नवाब कहलाया। आगे जो उसका उत्तराधिकारी जो था अलीवर्दी खां, जैसे कि बंगाल के उत्तराधिकारी हुआ करते उसके अलीवर्दी खां जब बने थे तो उसने जो मुगल साम्राज्य को राजस्व देना बंद कर दिया था। इस तरह से मुगल साम्राज्य तो एक तो विघटन होना स्टार्ट हो गया था। इस तरह से जैसे जैसे नया नया राज्य की स्थापना हुई उसके उत्तराधिकारी जो भी बने, इस तरह से मुगल साम्राज्य का जो ना उस पर धावा मतलब कि उस पर आक्रमण करने लगे थे। उसके बाद जो भी कर लगाए जाते थे, जो भी टैक्स थे, उस सबको देना बंद कर दिया था। इस तरह से मुगल साम्राज्य का विघटन होना तय हो गया था, उसको तो मानना तय हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बंगाल राज्य हुआ, ये उत्तराधिकारी राज्य के रूप में हुआ। मैं फिर से बताता रहूं, ये सब में सिर्फ झलक है, इसका हिस्ट्री जो है पूरा डिटेल से जो है ना मिडिवल हिस्ट्री में दिया गया है। क्लियर, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। उसके बाद अगला उत्तराधिकारी राज्य माना जाता है अवध को। अवध को अगला उत्तराधिकारी राज्य के रूप में माना जाता है। तो अवध देखिए, अवध में जो है एक मुगल अमीर जो है शहादत खां, यानी कि अवध का जो है ना संस्थापक कौन थे, जो है ये शहादत खां थे, के नेतृत्व में अवध का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। उसके उत्तराधिकारी सफदरजंग को मुगल वजीर का पद प्राप्त हुआ। फिर अवध के नवाब दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें नवाब वजीर के नाम से जाना गया। देखिए, जैसे शहादत खां जो थे अवध का संस्थापक थे। उसके बाद उसका अगला उत्तराधिकारी जो बने थे सफदरजंग जो है, उन्होंने मुगल का जो वजीर पद का प्राप्त कर लिया था। इस तरह से जो है ना वहाँ की जो है उसको नवाब वजीर के रूप में जानने लगा था सफदरजंग को। इस तरह से अवध के बारे में हो गया। ये भी देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक झलक है। क्लियर। उसके अगला उत्तराधिकारी राज्य बना था आपका हैदराबाद। देखिए, हैदराबाद जो है इसके बारे में देखिए क्या कहा जाता है। हैदराबाद जो है, उसके बाद मैं मैप में भी दिखा दूंगा अवध और हैदराबाद कहाँ कहाँ है। हैदराबाद के बारे में देखिए, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के रूप में 1724 ईस्वी में संस्थापक निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क, इसका उपनाम जो है, इसका वास्तविक नाम जो है चिनकिलिज खां था। चिनकिलिज खां, ठीक है, चिनकिलिज खां चिनकलीज जो है निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम था चिनकलीज आजम खां। मुगल बादशाह और मोहम्मद शाह रंगीला के अधीन वो वजीर के पद पर रहा। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला का जब शासनकाल चल रहा था, उस समय जो है इसका हैदराबाद की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक की बात होगी। उसके बाद कहता है कि वजीर के पद पर रहा। इसी पद पर रहते हुए उसने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता लानी चाहिए थी, परंतु निहित स्वार्थों के कारण उसका यह प्रयास विफल हो गया। फिर उसने 1724 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के बारे में देखिए, यहाँ तक की बातें देखिए। सबसे पहली बात, हैदराबाद के जो संस्थापक कौन थे, ये निजाम उल मुल्क आसफ जहां, इसका वास्तविक नाम क्या था, चिनकलीज खां। ये मुगल साम्राज्य के जो है ना, वो उस समय जब स्थापना हुई थी हैदराबाद की, उस समय थे मोहम्मद शाह रंगीला जो है मुगल साम्राज्य का जो है उत्तराधिकारी थे, नवाब थे उस समय। ओके, उसके पद पर रहते हुए क्या क्या था, मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, वो जो मुगल साम्राज्य का जो सेना व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको दक्षता में लाना चाहिए थी। इन्होंने हैदराबाद का जो नवाब था निजाम उल मुल्क, वो चाहता कि जो भी मुगल साम्राज्य का जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो मेरे हाथों में आ जाए। ठीक है, इनका प्रयास भी किया था, लेकिन वो निहित स्वार्थों के कारण उसका यह प्रयास विफल। वो जो है निजाम उल मुल्क वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग करना चाहता। इसकी वजह से वो ये इसमें सफल नहीं हो पाया। सफल नहीं होने के कारण इसने 1724 ईस्वी में एक पृथक हैदराबाद राज्य को स्थापित कर अपना भविष्य वही खोजने लगा। जैसे वो चाह रहा था कि मुगल साम्राज्य में मैं अगला उत्तराधिकारी बनूं, लेकिन वो नहीं बन पा रहा। तो वो निजी स्वार्थ के कारण जो सेल्फिश होता है, वो आगे उसका फ्यूचर नहीं है। तो इस तरह से वो उसमें नाकामयाब रहा। नाकामयाब होने के बाद वो 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। इस तरह से वो हैदराबाद राज्य में ही अपना फ्यूचर बनाना स्टार्ट कर लिया। वो फ्यूचर उसी में देखने का नजरिया बदलने लगा। तो इस तरह से यह यहाँ उत्तराधिकारी राज्य ये सब हुए। आपका बंगाल हुआ, अवध हुआ और एक हैदराबाद, ये 3 राज्य हैं उत्तराधिकारी राज्य। किसके उत्तराधिकारी? मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी। और अगला जैसे मैंने बताया था विद्रोही राज्यों की स्थापना, विद्रोही राज्य हो गया, स्वायत्त राज्य हो गया, इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। तो आज के सेशन में बस मैं जैसे मैंने बताया था कि आपको छोटा छोटा टॉपिक्स लेके जाऊंगा और अच्छे तरीके से लेके जाऊंगा, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। ठीक है, आप सभी स्टार्टिंग में हो और मैं यही कहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। और मैं जो भी इसको नोट्स दे रहा हूँ, इसको नोट्स करते चलिए। ओके, बार बार देखिए। आई होप कि आप सभी को यह एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और कल के सेशन में विद्रोही राज्यों के बारे में जानेंगे, उसके स्वायत्त राज्यों के बारे में जानेंगे। फिर इसके बारे में जो ना कुछ टॉपिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। और आप लोग आंसर राइटिंग भी कर सकते हो इसके माध्यम से। क्लियर, मैं आंसर भी राइटिंग करने का प्रयास कराऊंगा। ओके,
तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं और आप सभी से नम्र निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो और मेरा एक्सप्रेशन कैसा रहा उसका कमेंट जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।